नमस्कार दोस्तों, 22 अक्टूबर साल 2008 इंडिया के द्वारा चंद्रयान-1 मिशन लॉन्च किया जाता है। चांद पर पहुंचकर ये स्पेसक्राफ्ट कुछ ऐसी चीज की खोज करता है जिसको लेकर दुनिया भर में हेडलाइंस छप जाती हैं। वाटर ऑन द मून। चंद्रयान-1 पहली बार इसका ठोस सबूत लाता है दुनिया के सामने कि चांद पर पानी मौजूद है। स्पेसिफिकली कहा जाए तो चांद के साउथ पोल के एरिया में मौजूद है। इस खबर को देखकर दुनिया भर के देशों में चांद को एक्सप्लोर करने का क्रेज फिर से जाग उठता है। अमेरिका और चाइना के द्वारा रेगुलरली मून पर मिशंस भेजे जाते हैं। इजराइल कोशिश करता है चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करने की। इसके अलावा जापान, यूरोप और रशिया के द्वारा भी कई लूनार मिशंस प्लान किए जाते हैं। लेकिन आज दुनिया की नजर है इंडिया के चंद्रयान-3 मिशन पर। आखिर मिशंस यानी चांद पर भेजे जाने वाले मिशंस 5-6 अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं। साल 1950s में पहली बार था जब इंसानों ने चांद पर मिशन भेजने शुरू किए थे, और तब से लेकर से पहले सबसे सिंपल टाइप के मिशन होते हैं फ्लाई बाय मिशंस। इसमें एक स्पेसक्राफ्ट को भेजा जाता है स्पेस में जो चांद के पास से गुजरे, यानी चांद के चारों ओर ये गोल गोल नहीं घूमे बल्कि चांद के पास से उड़कर ये बगल से निकल जाए। सबसे पहला सक्सेसफुल फ्लाई बाय मिशन सोवियत यूनियन के द्वारा लॉन्च किया गया था जनवरी 1959 में, जब इनका स्पेसक्राफ्ट लूना 1 चांद के बगल से गुजरा था। इसके 2 महीने बाद अमेरिका ने अपना पहला सक्सेसफुल फ्लाई बाय मिशन लॉन्च किया मार्च 1959 में, जिसका नाम था पायनियर 4। इनका मकसद था दूर से ही चांद को स्टडी करना। अक्टूबर 1959 में जब सोवियत यूनियन लूना 3 लॉन्च करता है, तब हमें पहली बार चांद की एक फोटो देखने को मिलती है करीब से। स्क्रीन पर देख सकते हैं आप, ये पहली फोटो मून की दूसरी साइड की ली गई थी, जो डार्क साइड होती है मून की, जो धरती से हमें नॉर्मली कभी दिखती नहीं। आज के दिन फ्लाई बाय मिशंस तभी किए जाते हैं जब किसी और मिशन के रास्ते में चांद दिख रहा हो। लेकिन चांद को ही अगर स्पेशली जांचना है तो आती है अगली कैटेगरी मिशंस की, जिन्हें ऑर्बिटर मिशंस बुलाया जाता है। इसमें स्पेसक्राफ्ट चांद के पास आकर चांद के ऑर्बिट में गोल गोल चक्कर लगाते हैं। इसे लूनर ऑर्बिट कहा जाता है, और यहां से ये चांद के सरफेस और एटमॉस्फेयर को स्टडी करते हैं। टिल डेट 40 से ज्यादा सक्सेसफुल ऑर्बिटर मिशंस हो चुके हैं, और आज के दिन तक ये मोस्ट कॉमन मून मिशन का टाइप है। सबसे पहला सक्सेसफुल ऑर्बिटर मिशन किया गया था एक बार फिर से सोवियत यूनियन के द्वारा लूना 10 साल 1966 में। इसके बाद आती है अगली कैटेगरी इंपैक्ट मिशंस की। ये मिशंस ऑर्बिटर मिशंस का ही एक एक्सटेंशन होते हैं। यहाँ मेन स्पेसक्राफ्ट चांद के अराउंड ऑर्बिट करते रहता है, लेकिन उस स्पेसक्राफ्ट से एक हिस्सा डिटैच होकर चांद पर जाकर क्रैश लैंड करता है। क्योंकि क्रैश लैंडिंग के वक्त ये मून से इंपैक्ट कर रहा है, इसलिए इन मिशंस को इंपैक्ट मिशंस बुलाया जाता है। आप पूछोगे ये क्रैश लैंड कराने का क्या तुक बना? इसका जवाब बड़ा सिंपल है। क्रैश लैंडिंग करने तक का जो समय है, जब वो चांद के करीब करीब आए जा रहा है, उसी समय में काफी सारी इंस्ट्रूमेंट की रीडिंग्स ली जा सकती हैं। इसलिए इंपैक्ट मिशंस भी काफी यूजफुल होते हैं। चंद्रयान-1 हमारा एक इंपैक्ट मिशन था। जो हिस्सा स्पेसक्राफ्ट का अलग होकर चांद पर जाकर क्रैश लैंडिंग करता है उसे मून इंपैक्ट प्रोब कहा जाता है। चंद्रयान-1 के मून इंपैक्ट प्रोब में एक इंस्ट्रूमेंट लगा था चंद्रास ऑल्टीट्यूडनल कॉम्पोजिशन एक्सप्लोरर, शॉर्ट में इसे चेस कहा जाता था। ये एक मास स्पेक्ट्रोमीटर था जो हर 4 सेकंड में रीडिंग्स लेता रहता था, जैसे जैसे ये चांद के करीब आ रहा था क्रैश लैंड करने के लिए। और इसी इंस्ट्रूमेंट की मदद से हमें पता चला कि चांद की एटमॉस्फेयर में पानी मौजूद है। ये मून इंपैक्ट प्रोब चंद्रयान-1 में एक ऑर्बिटर भी था जो अपना ऑर्बिटर मिशन अलग से कर रहा था। ऑब्वियसली ऑर्बिटर के बिना मून इंपैक्ट प्रोब लॉन्च भी नहीं किया जा सकता। इस ऑर्बिटर में नासा का एक इंस्ट्रूमेंट लगा हुआ था, मून मिनरोलॉजी मैपर M3। जब मून इंपैक्ट प्रोब जाकर क्रैश लैंड किया चांद पर, तो चांद पर मौजूद कुछ मिट्टी हवा में उड़ी। उस मिट्टी को, उस लूनार सॉइल को एनालाइज किया इस इंस्ट्रूमेंट ने, और इसी एनालिसिस के बाद कंफर्म हुआ कि चांद की मिट्टी में भी पानी मौजूद है। चौथी कैटेगरी आती है मून मिशंस की, लैंडर मिशंस। यहाँ पर स्पेसक्राफ्ट के एक हिस्से को चांद पर भेजा जाता है सॉफ्ट लैंडिंग करने के लिए। क्रैश नहीं करना, आराम से उतारना है ताकि चांद पर लैंड कर सके कोई हिस्सा स्पेसक्राफ्ट का। जो हिस्सा लैंड करता है उसे यूजुअली लैंडर कहा जाता है। ये करना बहुत बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज है, और जब अमेरिका और सोवियत यूनियन ने पहली बार ट्राई करी ये करने की, तो पहले 15 अटेम्प्ट्स में वो फेल रहे। 15 अटेम्प्ट्स मायने रखता है। साल 1966 में पहला सक्सेसफुल अटेम्प्ट किया जाता है एक बार फिर से सोवियत यूनियन के द्वारा, इनके लूना 9 मिशन के द्वारा। दुनिया की पहली सक्सेसफुल लैंडिंग थी ये मून पर, और इसी स्पेसक्राफ्ट ने पहली फोटो भी खींची चांद के सरफेस की। ये फोटो कुछ ऐसी दिखती है।
ज्यादा हाई क्वालिटी फोटो एक्सपेक्ट मत करो, ये 1966 की बात है। वैसे स्पेस और बड़े बड़े होते हैं तो ये चांद पर लैंड करके बस रुक जाते हैं वहीं पर, हिलते नहीं उसके बाद। अगर वहां चांद के ऊपर जाकर हिलना है, मूव करना है, तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अगली कैटेगरी आती है मून मिशंस की, जो कि है रोवर मिशंस। रोवर्स ये छोटे से रोबोट्स होते हैं जिन पर पहिए लगे होते हैं ताकि ये लैंडर से बाहर निकलकर सरफेस पर मूव कर पाए। रोवर्स की मदद से डायरेक्ट कांटेक्ट बनाया जा सकता है चांद के सरफेस पर। पहला सक्सेसफुल रोवर चांद पर भेजा गया था नवंबर 1970 में, और गेस कर सकते हो कौन सा देश था यहां पर? एक बार फिर से सोवियत यूनियन। इसके बाद आखिरी कैटेगरी होती है मून मिशंस की ह्यूमन मिशंस, जहां पर इंसानों को लैंडर में बिठाकर चांद पर उतारा जाता है और रोवर की जगह इंसान अपने पैरों का इस्तेमाल करके चांद की जमीन पर कदम रखते हैं। ये एक ऐसी चीज थी जो अमेरिका ने सोवियत यूनियन से पहले कर ली 1969 में, जब नील आर्मस्ट्रांग ने पहली बार चांद पर कदम रखा। नासा के द्वारा आखिरी ह्यूमन मून मिशन भेजा गया था साल 1972 में, तो तब से लेकर अब तक किसी ने चांद पर कदम नहीं रखा है, और इन टोटल सिर्फ 12 लोगों ने ही चांद की जमीन पर कदम रखा है। ये सारे लोग नासा के थे। एक सवाल आपके मन में यहां पर आएगा कि पहला रोवर मिशन पहले ह्यूमन मिशन के बाद किया गया, ऐसे कैसे? ऐसा इसलिए क्योंकि एक ह्यूमन मिशन के लिए एक सॉफ्ट लैंडिंग करानी काफी थी, लेकिन रोवर मिशन के लिए नई टेक्नोलॉजी की जरूरत थी जिससे एक रोवर को डेवलप किया जा सके, और ये नील आर्मस्ट्रांग के कदम रखने के 1 साल बाद ही हो पाया। चंद्रयान 2 का मिशन यहां पर एक रोवर मिशन के तौर पर प्लान किया गया था। अगर वो मिशन एज पर प्लान जाता तो विक्रम लैंडर को चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करनी थी और उसके अंदर प्रज्ञान नाम का एक रोवर होता जो चांद पर उतरता, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा हुआ नहीं। लेकिन 6 सितंबर 2019 चंद्रयान 2 का विक्रम लैंडर जब उतर रहा था, सॉफ्ट लैंडिंग की तैयारी कर रहा था, वो अचानक से जाकर क्रैश लैंड कर जाता है। नवंबर 2 जो करंट चीफ है एस सोमनाथ, वो बताते हैं कि विक्रम के इंजन में प्रॉब्लम थी। असल में टोटल 5 इंजन में से एक थ्रस्ट थोड़ा ज्यादा था, जिसके कारण विक्रम अनस्टेबल हो गया। असल में विक्रम को एक्चुअली फोटोज लेकर डिसाइड करना था कि एक्चुअल लैंडिंग स्पॉट क्या होगा, लेकिन फोटोज लेने के लिए कभी वो स्टेबल हो ही नहीं पाया। जब उसने अपनी डायरेक्शन प्रॉब्लम्स अक्यूमुलेट हुई और इसी की वजह से अल्टीमेटली जाकर विक्रम क्रैश लैंड कर गया। हम अभी इतना ही जानते हैं। अब चंद्रयान 3 की बात करी जाए तो उसे लॉन्च किया गया है उसी ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए जो ऑब्जेक्टिव चंद्रयान 2 नहीं कर पाया पूरा। कुछ गलती होने की गुंजाइश कम रखने के लिए काफी सारी मॉडिफिकेशंस करी गई हैं। पहले तो जो लैंडिंग एरिया है उसे और बड़ा कर दिया गया है। जहां चंद्रयान 2 के लिए 500 बाय 500 मीटर का पैच था, वहीं इस बार चंद्रयान 3 एक 4 किलोमीटर बाय 2.4 किलोमीटर के एरिया में कहीं भी लैंड कर सकता है। ये पिछली बारी से ऑलमोस्ट 40 गुना बड़ा एरिया है। दूसरा, चंद्रयान 3 में मौजूद विक्रम लैंडर को इस बारी ज्यादा फ्यूल दिया गया है ताकि वो ज्यादा देर तक हवा में रह पाए और सही लैंडिंग साइट ढूंढ पाए। तीसरा, सॉफ्टवेयर अपग्रेड्स किए गए हैं ताकि विक्रम ज्यादा तेजी से घूम पाए अगर जरूरत पड़े तो। और चौथा, इस बारी विक्रम को सिर्फ फोटोज पर डिपेंडेंट नहीं होना पड़ेगा लैंडिंग करने के लिए। चंद्रयान 2 का जो मिशन था उसे आधा सक्सेस बताया जाता है। आधा सक्सेस इसलिए क्योंकि चंद्रयान 2 में जो भेजा गया ऑर्बिटर था वो अभी भी काम कर रहा है। इनफैक्ट आज के दिन तक वो चांद के अराउंड गोल गोल घूम के ऑर्बिट कर रहा है। तो चंद्रयान 2 के इस ऑर्बिटर ने जो हाई रेजोल्यूशन इमेजेस ली हैं उन्हें इस नए विक्रम में फीड किया गया है ताकि इसकी लैंडिंग की जगह सही से डिसाइड करी जा सके। और विक्रम लैंडर का जो डिजाइन है चंद्रयान 3 में वो मोर और लेस सेम है चंद्रयान 2 से, लेकिन थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशंस करी गई हैं। जैसे कि इसके जो पैर हैं वो और मजबूत बनाए गए हैं और ज्यादा सोलर सेल्स लगाए गए हैं इस पर, और सेंसर जो है वो इंप्रूव किए गए हैं। चंद्रयान 2 की तरह चंद्रयान 3 का भी मिशन ऑब्जेक्टिव वही है, चांद के साउथ पोल पर लैंड करना और एक रोवर उतारना। अब जो लैंडिंग की साइट उन क्रेटर्स के अंदर कुछ बर्फ मौजूद हो सकती है। यहां मेंशन करना जरूरी है कि जब रोवर उतारा जाएगा चंद्रयान 3 के द्वारा चांद पर तो उसे सिर्फ एक लूनार डे का समय मिलेगा अपने साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट करने के लिए। एक लूनार डे धरती के करीब 1 महीने जितना होता है, मतलब 2 हफ्ते का दिन और 2 हफ्ते रात समझ लो। तो उस हिसाब से जब मून पर लैंडिंग का समय आएगा 23 और 24 अगस्त के अराउंड एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ये चांद पर लैंड करेगा, और तब से सिर्फ 14 दिन का ही समय मिलेगा रोवर को सारी इंफॉर्मेशन लेने के लिए, क्योंकि चंद्रयान 3 में मौजूद जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो लूनार नाइट्स के लिए नहीं बने। जब चांद पर रात होती है तो टेम्परेचर बहुत बहुत नीचे गिर जाता है, -232 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर नीचे जा सकता है। तो इतनी ठंड में कोई इंस्ट्रूमेंट्स काम नहीं करेंगे। इसलिए हमारे इसरो के चीफ ने भी कहा है कि हम चाहते हैं कि इसकी लैंडिंग तब, लैंडर का वजन है करीब 1750 किलो और रोवर का वजन है करीब 26 किलो। रोवर का नाम एक बार फिर से प्रज्ञान ही रखा गया है।
टोटल में 3 मॉड्यूल्स लगे हैं चंद्रयान 3 में, एक लैंडर मॉड्यूल, एक रोवर मॉड्यूल और एक प्रोपल्शन मॉड्यूल। लैंडर और रोवर का मकसद तो आप जानते ही हैं। प्रोपल्शन मॉड्यूल का यहाँ पर मकसद है चंद्रयान को धरती के ऑर्बिट से बाहर निकालना और चांद की तरफ भेजना। इस प्रोपल्शन मॉड्यूल की मदद से ही ये लैंडर और रोवर पहले चांद के ऑर्बिट में आएंगे और जब ये 100 किलोमीटर के रेडियस में आ गए तब उन्हें लैंडिंग के लिए उतारा जाएगा। इस मिशन में कोई मॉड्यूल जो है वो भी चांद के अराउंड 3 से 6 महीने तक चक्कर गोल गोल लगाते रहेगा, मून के ऑर्बिट में ही रहेगा। उसका भी यहाँ पर इस्तेमाल किया जाएगा कम्युनिकेशन पर्पसेस के लिए और बाकी और रीडिंग्स लेने के लिए। इस प्रोपल्शन मॉड्यूल में एक इंस्ट्रूमेंट लगा है स्पेक्ट्रोपोलारीमेट्री ऑफ हैबिटेबल प्लैनेट अर्थ, इसका शॉर्ट फॉर्म शेप। ये छोटे छोटे एक्सो प्लैनेट्स की खोज करेगा स्पेस में। विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर पर लगे हुए इंस्ट्रूमेंट्स की बात करी जाए तो वो भी बड़े इंटरेस्टिंग है। प्रज्ञान पर 2 इंस्ट्रूमेंट्स लगे हैं, LIBS और APXS। LIBS का फुल फॉर्म है लेजर इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप। ये चांद की मिट्टी का केमिकल कॉम्पोजिशन एनालाइज करेगा कि कौन कौन से मिनरल्स चांद की मिट्टी में पाए जाते हैं। और दूसरा APXS का फुल फॉर्म है अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर। ये चांद पर मौजूद पत्थरों के लिए यही करेगा। जब प्रज्ञान ये काम करेगा तो विक्रम लैंडर उसकी कुछ फोटोज भी खींच रहा होगा और ये फोटोज हमें जल्द ही देखने को मिल सकती हैं, अगर सब कुछ सही जाता है, प्लान के अकॉर्डिंग जाता है तो, जो कि मैं उम्मीद करता हूं सब कुछ सही जाए। विक्रम लैंडर पर खुद 4 इंस्ट्रूमेंट्स लगे हुए हैं। पहला है रामबा, जिसका फुल फॉर्म है रेडियो एनाटॉमी ऑफ मून बाउंड हाइपर सेंसिटिव आयनोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर। ये लेजर बीम के जरिए चांद पर मौजूद कुछ छोटे मोटे पत्थरों को पिघलाने की कोशिश करेगा और जो गैस उससे रिलीज होगी उसे एनालाइज करेगा। दूसरा है चेस्ट, फुल फॉर्म चंद्रास सरफेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट। ये थर्मल प्रॉपर्टीज मेजर करेगा, कितना तापमान है साउथ पोल में मून के। तीसरा है इल्सा, द इंस्ट्रूमेंट फॉर लूनार सेस्मिक एक्टिविटी। ये मेजर करेगा कि मून पर कितने अर्थक्वेक्स होते हैं। उन्हें अर्थक्वेक्स नहीं कहा जाएगा, वैसे मून क्वेक्स कहा जाएगा। इससे हम चांद के अंदर के क्रस्ट और मेंटल स्ट्रक्चर को भी समझ पाएंगे। और चौथा इंस्ट्रूमेंट यहाँ पर नासा की देन है LRA, लेजर रेट्रो रिफ्लेक्टर अरे। ये लेजर के जरिए धरती से सिग्नल्स बाउंस करेगा। इसकी मदद से साइंटिस्ट एग्जैक्ट डिस्टेंस पता कर पाएंगे कि विक्रम लैंडर कहां पर लैंड किया है और चांद की रेंज क्या है, क्योंकि 5 और ऐसे रेट्रो रिफ्लेक्टर्स ऑलरेडी चांद पर मौजूद हैं, तो एग्जैक्ट डिस्टेंसेस पता लग पाएंगे हमें चांद पर। तो प्रोपल्शन मॉड्यूल के इंस्ट्रूमेंट्स को इंक्लूड करके टोटल में 7 इंस्ट्रूमेंट्स लगे हुए हैं चंद्रयान 3 में। इन 7 इंस्ट्रूमेंट्स को 7 पेलोड्स भी कह सकते हो। पेलोड शब्द अक्सर इनके लिए यूज किया जाता है। लेकिन साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स के अलावा यहाँ पर प्राइड का भी सवाल है। अगर ये मिशन सक्सेसफुल रहता है तो ये इंडिया के लिए एक बहुत बड़ी जीत होगी। इंडिया चौथा देश बन जाएगा सोवियत यूनियन, अमेरिका और चाइना के बाद चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला। ये चीज वैसे इंडियन स्पेस एजेंसी का अगला बड़ा प्लान है गगनयान, एक स्पेसक्राफ्ट डेवलप करना जिससे इंडियन एस्ट्रोनॉट्स को ऑर्बिट में ले जाया जा सके। ओरिजिनली ये प्लान These display screens show the countdown to the power descent start as well as the path that will be followed by the lander module. धन्यवाद आरुषि। अगर मैं सही मायने में कहूं तो अंतरिक्ष का कोई भी मिशन हो और चाहे किसी भी देश के द्वारा संचालित किया जा रहा हो, इसरो मिशन की निश्चितता और अनिश्चितता के बीच बहुत ही महीन अंतर होता है, जिससे कि एक मिशन सफल या असफल होता है। लेकिन ना हम थके ना हम हारे। हमने पिछले का पहला मून मिशन चंद्रयान 1 अक्टूबर 2008 में PSLV रॉकेट के द्वारा सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया था। चंद्रयान 1 ने चंद्रमा के सतह पर पानी की खोज करके पहले ही इतिहास रच चुका है। यही कारण है कि आजकल विश्व के तमाम अंतरिक्ष वैज्ञानिक और स्पेस एजेंसियां चंद्रमा को और करीब से जानने के लिए उत्सुक दिख रही हैं। अगर हम बात करें चंद्रयान 2 की, जो इसरो का दूसरा मिशन है, जुलाई 2019 में इसरो के सबसे ताकतवर रॉकेट LVM-3 द्वारा सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया था। और IHRC यानी कि ऑर्बिटर हाई रेजोल्यूशन कैमरा विश्व का सबसे बेहतरीन कैमरा है, जो कि चंद्रमा के सतह का लगातार पिक्चर भेज रहा है। अब जी के द्वारा सुना इसरो के अब तक के लूनार मिशंस का विवरण। अब चलते हैं टुवर्ड्स चंद्रयान 3, द फॉलो अप मिशन ऑफ चंद्रयान 2, which has been designed to accomplish our mission goals. The primary objective of Chandrayaan 3 mission is the demonstration of safe and soft landing on the lunar surface.
This demonstration is a critical aspect for ISRO's future interplanetary missions. In addition to this, the mission objectives also include demonstration of roving capability and conduction of in situ scientific experiments on Moon's surface. Carried on the shoulders of India's heaviest rocket LVM-3 on the 14th of July, Chandrayaan-3 was placed in the precise elliptic parking orbit of size 170 by 36,500 kilometers. Is 3,84,000 kilometers for its rendezvous with the Moon. The TLI was a key step in the mission, enabling the spacecraft to escape Earth's gravitational pull and travel to the Moon. An orbit of 288 by 3,69,328 kilometers was achieved at the end of the translunar injection. जी हाँ, ट्रांसलूनर इंजेक्शन किसी भी इंटरप्लेनेटरी मिशन के लिए बहुत ही आवश्यक परंतु कठिन ऑपरेशन होता है। इस सफल मैन्यूवर के बाद चंद्रयान 3 पृथ्वी से दूर निकलकर चंद्रमा के प्रभाव क्षेत्र में एक हाइपरबोलिक ट्रेजेक्टरी के द्वारा पहुंचाया गया। पुनः 5 अगस्त 2023 को लूनर ऑर्बिट इंसर्शन के द्वारा चंद्रयान 3 को 160 किलोमीटर के पेरिलून और 18,000 किलोमीटर के अपोलून के साथ चंद्रमा के इलिप्टिकल ऑर्बिट में स्थापित कर दिया गया। इस दौरान यह भी सुनिश्चित कर दिया गया कि 800 न्यूटन के चारों थ्रोटेबल थ्रस्टर्स पावर डिसेंट के समय किसी भी चुनौती का सामना कर सकें। लैंडर मॉड्यूल अब तक 21 बार पृथ्वी के और लगभग 120 बार चंद्रमा का चक्कर लगा चुका है और इस पूरी यात्रा में लगभग 55 लाख किलोमीटर की यात्रा भी पूरी कर चुका है। अब तक के इस पूरे अभियान में यह भी सुनिश्चित किया गया कि सारे ऑर्बिट मैन्यूवर्स इस प्रकार किए जाएं कि लैंडिंग साइट पावर डिसेंट की शुरुआत से ही लैंडर के ऑर्बिटल प्लेन में बना रहे। That is true indeed. We have arrived at the crucial juncture wherein the orbit plane contains the desired landing site at the start of powered descent. We are also happy to announce that live images from the Chandrayaan-3 lander imager camera is being received continuously. The demonstration of soft landing on the Moon's surface is no ordinary feat due to the innumerable challenges and complexities involved. The lander velocity has to be killed from nearly 6,048 kilometers per hour without any aid from the thin and tenuous Moon's atmosphere. The lunar dust at the time of landing and the craters and boulders scattered over the Moon's surface make it further complicated to achieve this. All the scenarios which the lander module can encounter. With several software improvements, provision for full-level redundancies, a plethora of special tests, namely the integrated hot test, integrated cold test, and lander leg drop tests were carried out for the lander module. The success of these tests has provided great confidence in the performance of all the onboard sensors, propulsion system, and associated guidance, control, and navigation algorithms. The key findings during the tests have enabled to improve the overall system performance. The largely unexplored south pole of the Moon has been chosen as the intended landing site since there is a possibility of finding ice and other minerals which would be vital resources for future explorers. Apart from continuing investigations pioneered by Chandrayaan-1 and Chandrayaan-2, the Chandrayaan-3 mission will also provide invaluable data to the science community around the world. Let us give our viewers a glimpse on the configuration of Chandrayaan-3 mission. चंद्रयान 3 का मिशन प्लान लगभग चंद्रयान 2 के तरह ही बनाया गया है। यहाँ यह भी सुनिश्चित किया गया है कि चंद्रयान 3 को रॉकेट से अलग होने से लेकर के चंद्रमा के निकटतम कक्षा में स्थापित होने तक सारी गतिविधियां चंद्रयान 2 के तरह ही हों। और अब हम यह कह सकते हैं कि यह प्लान पूरी तरह से 100% सफल रहा। हालांकि लैंडर मॉड्यूल के सेंसर्स और प्रोपल्शन सिस्टम को इस तरह से मजबूत किया गया है कि
लैंडर पावर डिसेंट के समय किसी भी आपदा से बाहर आकर के मिशन के मुख्य उद्देश्य को पूरा कर सके। इस क्रम में लैंडर के मुख्य सेंसर्स कारा, लासा, LHBC, LDV और LHDAC का कार्यात्मक परीक्षण भी किया जा चुका है। LDV जो कि पूर्णतः स्वदेशी तकनीकी से बनाया गया एक नया सेंसर है, इसका मुख्य कार्य लैंडर के वेलोसिटी को तीनों अक्षों में कंप्यूट करना है। पावर डिसेंट के दौरान लैंडर के सटीक पोजीशन और वेलोसिटी का ज्ञान होना बहुत ही आवश्यक है। लिराप यानी लेजर इनर्शियल रिफरेंसिंग एंड एक्सीलरोमीटर पैकेज इस कार्य को पावर डिसेंट के दौरान बखूबी निभाएगा। ट्रैजेक्टरी जनरेशन जो कि चंद्रयान 3 मिशन के लिए बहुत ही अहम है, क्योंकि हर ऑर्बिट मैन्यूवर के बाद यह सुनिश्चित किया जाता है कि लैंडर की मिशन ऑब्जेक्टिव को ना बदले। इस क्रम में मैं यह भी आपको बता दूं कि ऑर्बिट डिटर्मिनेशन जो कि उपग्रह के पोजीशन और वेलोसिटी को बहुत ही एक्यूरेटली बताता है, एक बहुत ही कठिन और जटिल कंप्यूटेशन और एस्टिमेशन होता है। यहाँ यह भी जानना महत्वपूर्ण है कि चंद्रयान 2 का OHRC पेलोड अब तक काफ़ी ऊंचे स्तर का डैम प्रदान किया है, जिसके फलस्वरूप लैंडिंग साइट के सीमा को बढ़ाकर 4 × 2.4 किलोमीटर कर दिया गया है, जो कि पावर डिसेंट के दौरान सॉफ्ट लैंडिंग कराने में काफ़ी सहायक सिद्ध होगा। जी हाँ, अब हम पावर डिसेंट के बहुत ही करीब आ चुके हैं। हम आपको बताते चलें कि पावर डिसेंट को कुल 4 चरणों में बांटा गया है। सबसे पहले आता है रफ ब्रेकिंग फेज, जिसमें लैंडर की ऊंचाई को चंद्रमा की सतह से 30 किलोमीटर से घटाकर 7.4 किलोमीटर कर दिया जाएगा। इस पूरी प्रक्रिया को पूरा करने में लगभग 11.5 मिनट लगेगा और इसका समानांतर वेग 1680 मीटर प्रति सेकंड से घटाकर 358 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। जी हाँ, एल्टीट्यूड होल्ड फेज जो कि पावर डिसेंट का दूसरा चरण है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण फेज है। इस 10 सेकंड के स्मॉल ड्यूरेशन के दौरान लैंडर के 2 महत्वपूर्ण सेंसर कारा और लासा लैंडर की ऊंचाई की गणना करेंगे। इस फेज के पूरा होते ही लैंडर चंद्रमा के सतह से कुल 6.8 किलोमीटर की ऊंचाई पर होगा। We can see the visual of the lander module and we can see that the downrange traveled is nearly 831 kilometers. फाइन ब्रेकिंग वेव के एकदम करीब आ चुके हैं। हाँ, आप तालियों के गड़गड़ाहट से सुन सकते हैं कि हम लोगों ने तीसरे चरण को भी बहुत ही सफलतापूर्वक हासिल कर लिया है और अभी हम वर्टिकल डिसेंट फेज में आ चुके हैं, जिसकी शुरुआत भी बहुत ही अच्छे ढंग से हो चुकी है। People are applauding. Let us all wait to hear from the Secretary Department of Space and Chairman. बहुत ही गर्व की बात है। हिंदी में एक कहावत है कि चंदा मामा दूर के, लेकिन अब हम ये कह सकते हैं कि चंदा मामा अपने घर के।